कैसे आप सभी लोग। आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, वो रिलेटेड है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता रहता है और ये डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में होता है। डॉलर है, यूरो है, पौंड है, रुपीज़ है। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता रहता है। और जैसा हम सभी को पता है कि इन करेंसीज पे डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। डिमांड और सप्लाई जो डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट को। इस ग्राफ में हमें दो कर्व देखने को मिल रहे हैं, एक सप्लाई का कर्व है और एक डिमांड का कर्व है। जैसा कि हमें पता है कि जो सप्लाई का कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है और जो डिमांड का कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और जहाँ इनका इंटरसेक्शन होता है वहीं पे एक एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आखिर ये एक्सेस सप्लाई होती कैसे है या फिर एक्सेस डिमांड करेंसीज का होता कैसे है। एक्सेस सप्लाई तब हो सकती है करेंसी की अगर किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक ने, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक, उसने अपने पॉलिसी में चेंज किया जिसके कारण मार्केट में डॉलर का फ्लो काफ़ी बढ़ जाए, उसकी सप्लाई काफ़ी बढ़ जाए। या फिर किसी कंट्री ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के पास एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जैसा हम सभी को पता है 1200 बिलियन डॉलर का। अब उसमें से अगर वो डॉलर को मार्केट में फ्लो कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, तो उस सिचुएशन में भी सप्लाई जो है डॉलर की काफ़ी बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें डिमांड की, डिमांड कैसे राइज करता है, तो जैसा कि हमें पता है कि मार्केट में डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और पूरे वर्ल्ड में देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो नंबर्स हैं, जो संख्या है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण उनका इंपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि वो ज़्यादा अपने आप फॉरेन करेंसी का एक रिज़र्व रखना चाहते हैं। तो एक्सेस सप्लाई जब मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का काफ़ी फ्लो बढ़ जाता है और एक्सेस डिमांड जब इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों वजह से ही एक एक्सचेंज रेट जो होता है वो डिसाइड होता है इंटरनेशनल मार्केट में। जैसा कि इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल रहा है E, और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक एक्सचेंज रेट हमें मिलता है, दैट इज R। तो इस तरीके से एक एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। यहाँ पे ग्राफ में हम देख भी सकते हैं कि Q1 एंड Q2 जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहे हैं और R2 R1 रेट को शो कर रहे हैं। अब अगर हम इस चेंज इन सप्लाई के ग्राफ में देखें तो जो हमारा सप्लाई कर्व है अगर वो अपनी पोजीशन बदल ले, वो S1 पे आ जाए, S2 पे आ जाए, तो फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में R2 और R1 रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो करते हैं, जब Q2 और Q1 डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो करते हैं, जो कि यहाँ डॉलर में दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पे S को S1 पे ले आते हैं तो उस सिचुएशन में सप्लाई ज़्यादा होने के कारण रेट नीचे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कांस्टेंट है और डिमांड कांस्टेंट होने के कारण, सप्लाई राइज होने के कारण ये ऑटोमेटिक जो है वो रेट नीचे आता ही है। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे S को S2 पे ले जाते हैं और डिमांड को अगर हम यहाँ कांस्टेंट रखते हैं तो फिर यहाँ पे सप्लाई कम होने के कारण रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में डिमांड अपने पोजीशन में बनी हुई है और उसकी सप्लाई जो है वो काफ़ी कम हो गई। कहने का मतलब क्या, डिमांड यहाँ पे ज़्यादा हो गया है जबकि सप्लाई यहाँ पे कम हो गया है, जिसके वजह से रेट ऊपर की तरफ जाता है। जबकि इसके पहले वाले पोजीशन में हमारी सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड अपने जगह पे कांस्टेंट थी और सप्लाई ज़्यादा होने के कारण जो है रेट जो है नीचे आ गई थी। तो ये पोजीशन देखने को हमें मिलता है इन चेंज इन सप्लाई।
अब अगर हम इस चेंज इन डिमांड के ग्राफ की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई कर्व वो पूरी तरह से कांस्टेंट है और यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो फ्लक्चुएट कर रही है, वो D से D1 पे जा रही है, फिर D2 पे जा रही है। तो अगर हमारी डिमांड कर्व D1 पे जाती है तो उस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि डिमांड राइज करने के कारण, क्वांटिटी में राइज आने के कारण जो है रेट भी काफ़ी बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है और डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। तो उस डिमांड के बढ़ने के कारण जो है वो सप्लाई पे काफ़ी प्रेशर है, जिसके कारण हमारा जो रेट है वो इंक्रीज कर रहा है, जो यहाँ पे R1 के थ्रू हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से D2 जो हमारी दूसरी पोजीशन को शो करता है डिमांड के, अगर हम एक दूसरी ग्राफ खींचें D2 की तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कम हो चुकी है, जिसके कारण रेट भी नीचे आ गया है। यहाँ पे अभी भी सप्लाई कांस्टेंट है बट चेंज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड जो Q2 शो करता है उसके कारण हमारा जो रेट है वो भी नीचे आता है। तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन पे, डिमांड कर्व के अलग अलग पोजीशन पे हमें अलग अलग रेट देखने को मिलता है। इस तरह से डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का जो इंटरसेक्शन होता है वही एक एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला भी है जो है E, और इसके थ्रू ही हम एक एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड करते हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट।